हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल गणितपुर पे। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपने इस चैनल पे अपलोड करता हूँ और ये मुफ्त में सुविधा है जो आपको दी जा रही है और बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर आप इससे जुड़ें तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी। बहुत ही इजी टीचिंग के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स परोसा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है। बड़ी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जा रही है। कोई भी ग्लैमर डालने की कोशिश नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, कोई काट छाट नहीं। सिंपल टीचिंग डिलीवर करता हूं मैं। बस जो डिलीवर कर दिया वही आपके पास चला गया, उसमें कोई इधर उधर काट छाट की कोई गुंजाइश नहीं। ना मैं करता हूं ना मैं करूंगा। कोई भी प्लेलिस्ट अगर आप शुरू से हमारे साथ आप जुड़ के चलें, पढ़ें, सीखें तो मुझे नहीं लगता फिर आपको अन्यत्र कहीं पढ़ने की ज़रूरत महसूस होगी। बशर्ते कि 1 बाय 1 आप जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे आप सीखते चलें तो। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मैथमेटिक्स जब हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो एक दायरे में रह करके पढ़ाएंगे और वो दायरा पाठ्यक्रम का होगा, सिलेबस का होगा। आप ये उम्मीद न करें कि कोई हमने आर्टिकल उठा लिया तो उसमें जितना कुछ हो है सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं, सब कुछ बताएं। ऐसा संभव नहीं है। एक दायरे में रह करके ही बात करनी होगी और दायरा किसका होगा? सिलेबस का होगा। और उस दायरे में रह करके अगर बातचीत पूरी आपने सीख ली है तो आप इस लायक हो जाएंगे कि उस दायरे से बाहर निकल करके भी उससे संबंधित यात्रा को आगे बढ़ा सकेंगे। ये मेरा दावा है। बशर्ते कि आप मेरे साथ सीखें, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे सीखें, अपनी बुद्धि उसमें न भिड़ाएं, अपना उसमें न कुछ भिड़ाएं। ना पहले देखो, हमारा अपना मानना है ना, स्टूडेंट्स को पहले कोई ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहा है तो उसको पहले ट्रेंड होइए। पहले आप सीखिए, पहले सीखिए फिर खेलिए। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, लाइन इंटीग्रल्स। आज फाउंडेशन। एक प्लेलिस्ट हमारी आपको मिलेगी हमारे इस चैनल पर, गणितपुर पर। टाइटल है वेक्टर कैलकुलस। इसमें 21 वीडियोज़ हैं। वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 15 वीडियोज़ हैं और वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड 6 वीडियोज़ हैं। इन्हीं 6 वीडियोज़ में आपको लाइन इंटीग्रल्स का भी छींटा मिलेगा, इंट्रोडक्शन मिलेगा हल्के तौर पे। व्यूअर्स की डिमांड थी और मैंने वादा भी किया था इसी प्लेलिस्ट के वीडियो नंबर 21 में, लास्ट के वीडियो में हमने वादा किया था कि मैं लाइन इंटीग्रल्स पे, सरफेस इंटीग्रल्स पे, वॉल्यूम इंटीग्रल्स पे अलग से प्लेलिस्ट दूंगा। तो वही वादा निभाने जा रहा हूँ। लाइन इंटीग्रल्स की ये प्लेलिस्ट का ये आगाज़ है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में आपको सब चीज़ समझाएंगे। इंटीग्रल कहते ही आपके दिमाग में जो बात घूम जाती है वो एरिया इंटीग्रल होता है। जो इंटरमीडिएट में आपको पहली बार इंटीग्रेशन के नाम पर सिखाया जाता है वो दरअसल एरिया इंटीग्रल होता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए उसको, उस मैकेनिज़्म को आप समझ लीजिए। जैसे हमने लिख दिया इंटीग्रल y dx, और कायदे से तो लिमिट भी लगाना चाहिए, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। लिमिट हटा देते हैं तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो ये, पहले तो इसका मतलब समझ लो। ये एरिया इंटीग्रल है। मान लीजिए कर्व है y = f of x। ये लिमिट है x = a और x = b ये है। तो x = a छोटी संख्या है, b बड़ी संख्या है। ये दो लाइंस हो गई, x = a, x = b। तो देखो ध्यान से, x एक्सिस कर्व और x = a, x = b के द्वारा बाउंडेड एरिया को जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? एक बहुत पतली सी स्ट्रिप लेते हैं। ये बहुत पतली सी, इसकी चौड़ाई बहुत कम है, बहुत कम।
और इस बहुत कम चौड़ाई को हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। और ये जनरल पॉइंट हमने लिया एक्स वाई, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो गई वाई। तो इस पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, वाई डेल्टा एक्स। इस वाई डेल्टा एक्स को हम इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब ऐसी ऐसी कितनी पट्टियाँ बनेंगी, असंख्य, उन सबको हम जोड़ देंगे तो पूरा एरिया ये कवर हो जाएगा ना। तो जब इसमें हम इंटीग्रेट कर देंगे, सम कर देंगे, सम माने सम, ये एस फॉर सम, इसी को और खींच दो तो ये इंटीग्रल का साइन जैसा बन जाता है। इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। ऐसी ऐसी असंख्य पट्टियाँ बनेंगी, सभी के एरियाज को समअप कर दो। तो फिर जब हम समअप करेंगे तो y डेल्टा x न लिख करके इसको dx लिखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक समअप करना है, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। x का ये वेरिएशन है a टू b, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल। तो ये क्या चीज़ निकल रहा है, ये एरिया निकल रहा है। ये जो है एरिया है, एरिया। लिमिट नहीं लोगे, अगर लिमिट नहीं दिया रहेगा तो इनडेफिनिट इंटीग्रल आएगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो आंसर आएगा उसमें x रहेगा, x रहेगा ना, तो एरिया फंक्शन ऑफ x हो जाएगा, एरिया फंक्शन ऑफ x हो जाएगा। लाइन इंटीग्रल कुछ अलग चीज है। नाम तो लिखा हुआ है लाइन इंटीग्रल। इंटीग्रल मान इंटीग्रल, कुछ इंटीग्रेट करना है, कुछ समअप करना है, लेकिन लाइन पर करना है। तो यहाँ लाइन का मतलब हो गया कर्व। कर्व पर इंटीग्रेशन का हम खेल खेलेंगे। जो इंटीग्रल आप जानते हो वो एरिया फंक्शन होता है, एरिया इंटीग्रल होता है। हम जो लाइन इंटीग्रल के नाम पर पढ़ने जा रहे हैं ये कुछ दूसरे किस्म का इंटीग्रल है, ये एरिया इंटीग्रल नहीं है। सुन लिए मेरी बात ध्यान से। इंटीग्रल y dx का जो अर्थ होता है, इस अर्थ से दूसरे अर्थ में हम लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे। पहले तो ये दिमाग में बैठा लीजिए अब, क्लियर। आइए अब लाइन इंटीग्रल पढ़ने की हम तैयारी शुरू करें। न्यू की जो पहली ईंट पड़ेगी न्यू में, वो पड़ेगी यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू अ कर्व। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, आओ समझें समझाएं। यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू अ कर्व। यूनिट वेक्टर along the tangent to a curve। द भी हटा दो, आ भी मत लिखो, बस along tangent लिख दो, along tangent to a curve। पहले फिगर बना ले रहे, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर जो भी हमें डिराइव करना है वो करेंगे। ये पॉइंट P है विथ पोजीशन वेक्टर R, ये पॉइंट Q है नेबरिंग पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल्टा वेक्टर R। ये फिगर आप बना लें। अब हम P पर टेंजेंट खींचने जा रहे हैं।
और इस टेंजेंट के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम टी कैप से डिनोट कर दे रहे हैं। थोड़ा इसको छोटा कर दे, नहीं तो ए से कंफ्यूज करेंगे आप। कर्व लाल रंग से हमने बनाया है, इस पर फिक्स्ड पॉइंट ए हमने क्यों लिया है? आर्क लेंथ मेजर करने के लिए, आर्क लेंथ मेजर करने के लिए। कर्व का इक्वेशन लिखेंगे हम। इक्वेशन लिखने के लिए एक डिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, तो उन्हीं दोनों के बीच का एक रिलेशन हो जाता है इक्वेशन। तो पोजीशन वेक्टर आर को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना देंगे और इसको हम डिपेंड करा दे रहे हैं आर्क लेंथ पर। देखो ए फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, यहीं से आर्क लेंथ नापेंगे। अब जिस समय पॉइंट पी है तो आर्क लेंथ ए पी आएगा, पोजीशन वेक्टर ये है। अब अगर इस पॉइंट पर वहाँ गए तो बताओ पोजीशन वेक्टर बदल गया कि नहीं? तो आर्क लेंथ भी तो बदल जाएगा ना, यानी आर्क लेंथ में हमने चेंज किया तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया। ऐसे समझो, P पर आर्क लेंथ S है तो पोजीशन वेक्टर R है, Q पर आर्क लेंथ S प्लस डेल्टा S है तो पोजीशन वेक्टर इतना हो गया। यानी पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन द आर्क लेंथ। तो हम इसी तरीके से इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। लेट स्मॉल r वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल r वेक्टर ऑफ S बी इक्वेशन ऑफ कर्व। थोड़ा इस लिखावट पे हम आपको एक चीज़ बता दें। देखो प्राय हम लोग फंक्शन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, ये कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। लेकिन हायर एजुकेशन में अब एक ये लिखावट भी खूब चलता है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। ऐसा न लिख करके ऐसा लिखना। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ देख लो तो इसका मतलब क्या होगा वो समझ लो। इसका मतलब होगा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर r इज ए फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ s। और ये एक समीकरण है, इक्वेशन है, इसी से हम कर्व को स्टडी करेंगे। एंड लेट p विथ पोजीशन वेक्टर r, q with position vector r plus delta r be two neighboring points on the curve such that arc AP is equal to S. A is a fixed point on the curve. Arc AQ is equal to S plus delta S. Then arc PQ is equal to delta S, and vector PQ is equal to position vector of Q minus position vector of P is equal to R plus delta R minus vector r is equal to delta vector r. Now unit vector along chord PQ, ये बराबर कितना होगा? वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। बोलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इंटर में आप पढ़े थे। किसी भी वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो क्या करते हैं? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू पी क्यू वेक्टर माने डेल्टा आर वेक्टर अपॉन पी क्यू की लंबाई माने जीवा पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू, CHORD कॉर्ड पी क्यू। ये रहा नंबर 1। वी नो दैट, अब एक ज्योमेट्रिकल फैक्ट समझ लें, बहुत ही दिलचस्प तथ्य है ये। वी नो दैट कॉर्ड पी क्यू बिहेव्स लाइक द टेंजेंट एट P
like the tangent at P under the limit Q tends to P। ये तथ्य आप जानते हैं कि नहीं जानते? आपको जानना चाहिए। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसका इस्तेमाल है, कर्वेचर चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। नहीं जानते, मैं जनवा दे रहा हूँ, आज जान लीजिए हमेशा के लिए। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है। तो कॉर्ड PQ ये है, और इसी को बढ़ा देना जिसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन आइए Q टेंस टू P करें, मान लीजिए Q यहाँ आ गया, तब सेकेंड लाइन PQ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। Q को P के और निकट ले आइए, चलिए यहाँ आ गया, तो अब सेकेंड लाइन PQ कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अब आप फील करिए, हमारा पेन मोटा मोटा पेन है, बहुत बारीक फिगर इससे नहीं बन पाएगा। आप केवल फीलिंग अपने अंदर उठाइए कि अगर Q P के बिल्कुल बगल में आ जाए, जस्ट बगल में, P के तुरंत बाद वाला पॉइंट, कर्व पर P के तुरंत बाद वाला पॉइंट Q अगर हो जाए, है ना, अगर बिल्कुल यहीं ले आए, तब जो सेकेंड लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा? टेंजेंट एट P जैसा होता जाएगा। तो फीलिंग उठी कि नहीं है? जैसे जैसे Q P के निकट आता जाएगा, सेकेंड लाइन PQ टेंजेंट एट P जैसा बिहेवियर करने लगेगा। तो टेंजेंट एट P को डिफाइन करने का तरीका यही है। टेंजेंट एट P इज द कॉर्ड PQ अंडर द लिमिट Q टेंस टू P। Therefore, from 1 limit Q tends to P ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर along chord PQ is equal to limit Q tends to P delta vector R upon chord PQ। इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, बस हो गया। अब इसमें क्या है, हम टी कैप के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। हम पता कर रहे हैं कि टी कैप कितने के बराबर होगा। implies that unit vector along chord PQ under the limit Q tends to P, क्या लिखाएगा? टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P is equal to limit Q tends to P डेल्टा वेक्टर R अपान कॉर्ड PQ। पहले इधर वाले समझ लिए, अब दाहिने तरफ देखें। यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट एट P को हम टी कैप से डिनोट कर दे रहे हैं। ये बराबर हो जाएगा लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा वेक्टर R अपान डेल्टा S इंटू डेल्टा S अपान कॉर्ड PQ। ऐसे चेन रूल से इसको ब्रेक कर दिए। इक्वल्स टू लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S इंटू लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा S अपॉन कॉर्ड PQ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा S टेंस टू 0 डेल्टा वेक्टर R अपॉन डेल्टा S। फिगर हमने मिटा दिया, लेकिन आप फील कर ले कि जैसे जैसे Q P की तरफ आएगा वैसे वैसे डेल्टा S 0 होता जाएगा ना। देखो A से P तक S था, P से Q तक डेल्टा S था, तो Q जैसे जैसे P के निकट आएगा डेल्टा S कम होता जाएगा, टेंस टू 0। इधर लिमिट Q टेंस टू P डेल्टा S माने आर्क PQ, ARC आर्क PQ, और नीचे लिखा है कॉर्ड PQ। इसके लिए लॉजिक लिख दे रहे हैं, सिंस डेल्टा S टेंस टू 0 एज Q टेंस टू P। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपको हम बता रहे हैं इस समय, और जानना ही चाहिए इसको।
implies that t cap is equal to, by the first principle of differentiation, this is nothing but d vector r upon ds. क्यों, आपको मालूम है ना, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज नथिंग बट dy बाई dx. तो उसी हिसाब से इसको क्या लिखते हैं, d वेक्टर r अपॉन ds, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दें 1. तो फाइनली टी कैप बराबर आ गया d वेक्टर r अपॉन ds. ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा. ये लिमिट 1 क्यों हो गया, इसे भी देख लें आप. क्यू पी, देखो सब इधर, ये आर्क पी क्यू है और ये कॉर्ड पी क्यू है. जैसे जैसे आप क्यू को पी के निकट लाइएगा तो आर्क पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू की लंबाइयों का फ़र्क ख़त्म होता जाएगा. भाई दूर है तो ये लंबाई कुछ और आएगी, ये लंबाई कुछ और आएगी, ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा. लेकिन क्यू बिल्कुल इसके बगल में आ गया, तब बताइए तब जितनी लंबाई कॉर्ड की आएगी उतना ही आर्क की आएगी. क्यू टेंस टू पी का मतलब आप समझते हो कि नहीं, कि कर्व पर पी के तुरंत बाद वाला पॉइंट क्यू है, नेबरिंग पॉइंट है, बगल वाला बिंदु है. Under the limit q tends to p, there is no difference between arc pq and chord pq. Therefore, this upon this will be 1. बहुत इंपॉर्टेंट हम रिजल्ट आपको डिराइव करके दिखा दिए, और ये जानना ही चाहिए. अब इस पर हम कुछ फुटनोट लगा रहे हैं. डी वेक्टर r अपॉन डी एस इज यूनिट वेक्टर, यही तो है, इज यूनिट वेक्टर along tangent at एक पॉइंट P है मान लो, विथ पोजीशन वेक्टर r ऑन द कर्व. कर्व का इक्वेशन क्या लिए थे, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r ऑफ s. implies that कोई भी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है मान लो, इसमें किसी भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर दो, चलो x से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये यूनिट वेक्टर रह गया क्या, नहीं. अब ये यूनिट वेक्टर ए कैप की दिशा में एक वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, x. तो यूनिट वेक्टर डी वेक्टर r अपॉन डी एस में हम डी एस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो अब ये यूनिट वेक्टर नहीं रह गया, अब ये वेक्टर हो गया. इज अ वेक्टर, दिशा वही रहेगी, along tangent at P, अर्थात डी एस बैलेंस होकर के कितना हो गया, डी वेक्टर r. डी वेक्टर r इज अ वेक्टर along tangent at P. अब डी वेक्टर r आपसे खूब मिलेगा जब आप लाइन इंटीग्रल पढ़िएगा तब. तो मैंने आपको डी वेक्टर r की ज्योमेट्री समझा दी. व्हाट इज वेक्टर डी आर? वेक्टर डी आर इज ए वेक्टर along the tangent at PR. कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along another वेक्टर, इंटरमीडिएट में आप पढ़े थे, उसे भी मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट कर देना चाहूँगा. component of a vector along another vector. इंटरमीडिएट में आप पढ़े हैं इसको, वो हम आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं. ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है.
ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ए एन, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा लिख दिए। तो अब देखें वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स हैं, एक है ओ एन एरो और दूसरा है एन ए एरो। ओ एन वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बराबर होगा वेक्टर ए, ठीक ना। तो हम अलोंग अनदर वेक्टर ये कंपोनेंट देखने जा रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी हम इस स्केलर की बात करेंगे, इस वेक्टर की बात नहीं करेंगे। SCALA, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, यानी कि ON। अगर ON एरो लिख दें तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, एरो हटा दिए तो स्केलर कंपोनेंट हो गया, इस दिशा में हो गया। और ये क्या चीज़ है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ये ON बराबर होगा OA cos थीटा, बराबर होगा स्केलर A cos थीटा। स्केलर A इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और ये बराबर होगा AB cos थीटा अपॉन B, और ये बराबर होगा AB cos थीटा को हमने लिख दिया वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन B, और ये बराबर होगा वेक्टर A डॉट स्केलर B। स्केलर कंपोनेंट है, इसमें इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, ये स्केलर क्वांटिटी है, बी कैप से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इस फाउंडेशन वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, आपको अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से, कोई शक नहीं कि आपको अच्छा ना लगा हो। अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है और इसमें तमाम वीडियोस हम बनाएंगे, उसको अपलोड करते जाएंगे और आपको सूचना YouTube से डायरेक्ट मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।